नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सबिहा। आगे आप देखेंगे मेरे साथ प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन चलिए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। वन विभाग के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी। 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य में शामिल करने का सरकार का लक्ष्य है। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की नीति पर हो रहा काम। पूर्व विधायकों के पहले संगठन के सम्मेलन में दिखी तीखी नोकझोंक। सरकार की आलोचना से बौखलाए राजेश शुक्ला ने बीच में ही छोड़ा सम्मेलन। हरदा समेत करीब 40 पूर्व विधायक रहे शामिल। जोशीमठ आपदा को लेकर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान से पार्टी हुई असहज। हरक ने जोशीमठ के हालातों के लिए सभी सरकारों को ठहराया जिम्मेदार। और दरोगा भर्ती घोटाले में नए खुलासे। पद पाने के लिए जमकर हुआ सेटिंग गेटिंग का खेल। एक अभ्यर्थी से लिए गए 15 से 20 लाख रुपए। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देहरादून में वन विभाग के वार्षिक अधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोरोना काल के चलते विभागों के वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाए थे, इसलिए आज वन विभाग के अधिवेशन के साथ बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य में शामिल करने का सरकार का लक्ष्य है और इसमें वन विभाग भी अपना सहयोग देगा। सीएम ने कहा कि सरकार की सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की नीति को अपनाते हुए आगे की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वन विभाग की सेवा के सभी अधिकारियों से भी अपेक्षा की है और जो समय समय पर आने वाली जो यहाँ पर हमारी आपदाएं हैं, वनाग्नि है, अनेक अवसरों पर जो आज मानव वन्य जीव संघर्ष है, उन सभी पर ठीक प्रकार से यहाँ पर चिंतन होगा और उस चिंतन से निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रदेश के लोगों को जो वन पंचायतों से जुड़े हैं, अन्य प्रकार से वनों के कारण से जो विकास के कार्य हैं जो प्रभावित होते हैं, उन सब पर भी सरलीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये काम आगे बढ़ेंगे। और हमारी सर्विसेज से जो अपेक्षाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे ग्लोबल, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि आज इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एक बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ है और हम सबका ये प्रयास है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे की जाए। जो हमारे विकास की अवधारणा है और जो मॉडल है, क्या उसमें कुछ इस तरह की चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं ताकि एक तरफ हमारा जो विकास है वो भी ना रुके, बट उसका जो पर्यावरण पे प्रभाव है, जो प्रकृति पे प्रभाव है, वो न्यून हो। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ जब प्रदेश के पूर्व विधायकों ने अपना संगठन बनाकर अपना सम्मेलन किया। पूर्व विधायकों के इस सम्मेलन में करीब 35 से 40 विधायक शामिल हुए। पूर्व विधायकों ने उत्तराखंड में भर्ती गड़बड़ी मामले में सीबीआई जांच और संबंधित राजनेताओं, नौकरशाहों पर कड़ी कार्रवाई, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, प्रदेश में रोजगार पर स्थानीय युवाओं को 70% मौके देने के साथ पूर्व विधायकों ने कई मांगों को लेकर सम्मेलन में चर्चा की। पूर्व विधायकों का कहना है कि वो जनप्रतिनिधि के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और इस सम्मेलन में अपनी बात को सरकार तक रखना चाहते हैं। पूर्व विधायकों की इस पहल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। हरीश रावत ने कहा कि एक अच्छी पहल है कि किस तरीके से पूर्व विधायक प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे, साथ ही अपनी कई मांगे भी रख सकेंगे। इसमें लगभग 40 से अधिक विधायक इसमें पहुंचे हैं, माननीय विधायक जो है, पूर्व विधायक, और उसमें जो प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें हम लोगों की क्या सहभागिता हो सकती है, हम सरकार को क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या योगदान कर सकते हैं, इस दृष्टि से सबके अभी सुझाव आ रहे हैं। सुझाव करने के बाद फिर उसमें हम बैठेंगे, अब उसको लिपिबद्ध करेंगे और जो आवश्यक चीज़ें होंगी सबके सहमति से वो हम जो है अभी सरकार को, अभी माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे तो हम सरकार को उसके सुझाव देंगे। सम्मेलन है, हमारी प्रतिभाएं हैं, अनुभवजन्य प्रतिभाएं हैं, इनका उपयोग होना चाहिए और ये लोग एक कैटलिस्ट का काम, उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं, समाज के लिए भी और शासन व्यवस्था के लिए भी। तो ये बहुत अच्छा, जिन लोगों ने भी आइडिया बनाया है, मैं इस आइडिया की सराहना करता हूँ और इसीलिए जो है मैं आया। और फिर हमारे लिए तो ये स्वाभाविक मंच है क्योंकि हम स्थायी भूत की प्रक्रिया में हैं, तो जो स्थायी भूत की प्रक्रिया में हूँ उनके लिए स्थायी मंच है, लेकिन मैंने उनको जो भूत के बाद वर्तमान होंगे उनको शुभकामनाएं।
वहीं पूर्व विधायकों के संगठन के सम्मेलन में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सम्मेलन में सरकार की आलोचना पर किच्छा विधानसभा से पूर्व विधायक रहे राजेश शुक्ला भड़क गए। भर्ती घोटाले की बात पर आलोचना पर राजेश शुक्ला भड़के और उन्होंने कहा कि सम्मेलन का जो मकसद था उसको लेकर चर्चा होनी थी, जबकि सरकार की आलोचना हो रही है। राजेश शुक्ला इस सम्मेलन को छोड़कर चले गए। तरीके से यहाँ पर बहुत कम संख्या में लोग आए और विशेष रूप से केवल कुछ लोग मैं देख रहा था मंच से केवल सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं भर्ती घोटाले से सरकार की प्रदेश की बदनामी हो रही है। सरकार की क्या बदनामी हो रही है? मैं तो कहता हूँ प्रदेश सरकार की वाहवाही पूरे देश में हुई है कि उन्होंने इतने पुराने घोटालों को खोला है। आज जो लोग यहाँ बैठे इनमें से बहुत से लोग मिनिस्टर थे और उस समय के विधायक थे, जिस समय घोटाले हो रहे थे तब क्यों नहीं बोले? तो आज तो सरकार को बधाई देना चाहिए, हम सब पूर्व विधायकों को, दलगत भावना से ऊपर उठ करके, कि सरकार कम से कम उन नौजवानों को जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, ईमानदारी से लिखते हैं और सीधे रास्ते से आना चाहते हैं, उनको उनके लिए रास्ता प्रशस्त कर रही है। नहीं, निश्चित रूप से मैं अगर इस तरह का ये फॉर्म रहेगा तो मैं उसमें नहीं आ पाऊंगा, विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रदेश भर में कराई गई लेखपाल और पटवारी की भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में चल रही जांच में एसआईटी की तरफ से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा ये हुआ है कि भर्ती परीक्षा के पेपर को 1-2 नहीं बल्कि 18 लाख रुपए तक में इसका सौदा किया गया। स्टूडेंट से पूछताछ चल रही है तो एसआईटी ने कोर्ट से घोटाले के मुख्य आरोपी राजपाल और संजीव कुमार को 4 दिन के रिमांड पर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में सरकारी भर्तियों में सामने आए घोटाले और धांधली के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हाल ही में लेखपाल पटवारी की भर्ती परीक्षा कराई। इस पेपर लीक मामले में एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन जांच में हो रहे खुलासे चौंकाने और सवाल दोनों खड़े करने वाले हैं। लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच में एसआईटी के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। यूके में सरकारी भर्तियों में पेपर लीक प्रकरण में पेपर्स का सौदा 15-15 लाख में कराने की बात सामने आई थी, मगर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से 8 जनवरी को कराई गई लेखपाल और पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ये आंकड़ा पहले के मुकाबले लाखों में बढ़ गया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का सौदा 1-2 लाख में नहीं बल्कि 8 से करीब 18 लाख रुपए तक में पेपर का सौदा हुआ था। एसआईटी के अभ्यर्थियों से पूछताछ में 8 से 18 लाख रुपए में पेपर बेचने की पुष्टि हुई है। एसआईटी अब तक 4 अभ्यर्थियों से पूछताछ कर चुकी है। इंक्वायरी के दौरान स्टूडेंट्स से मिली जानकारी में इनमें से एक स्टूडेंट्स ने पेपर की एवज में 8 लाख, दूसरे ने 12 लाख, तीसरे ने 14 और चौथे ने 18 लाख रुपए देने की जानकारी एसआईटी को दी है। जल्द ही एसआईटी कुछ और स्टूडेंट्स के साथ पूछताछ करेगी। तो दूसरी तरफ एसआईटी ने पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर मामले में सबूत इकट्ठे करने को लेकर कोर्ट से घोटाले के मुख्य आरोपी पॉलिटेक्निक शिक्षक राजपाल और उसके भतीजे संजीव कुमार को 4 दिन के रिमांड पर लिया है। एसआईटी पेपर लीक मामले में पूरी कहानी को रिक्रिएट करने की तैयारी में भी है। जांच इन पहलुओं पर भी होगी कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कैसे हुआ, स्टूडेंट्स को सवालों के जवाब कैसे और कहां से रटाए गए। हालांकि इन सवालों के जवाब एसआईटी को एसटीएफ से मिले होंगे, मगर एसआईटी चाहती है कि पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाए ताकि सवालों की तह तक पहुंचा जा सके। जिस तरह से वक्त बीतने के साथ भर्ती परीक्षा मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहानी में किस कदर का झोल और धांधली का खेल हुआ है। जोशीमठ आपदा को लेकर जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने जोशीमठ आपदा के लिए सभी सरकारों को दोषी करार दिया है। हरक सिंह रावत का कहना है कि जोशीमठ के लिए बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की, सभी सरकारें दोषी हैं क्योंकि वक्त पर जोशीमठ के बचाव को लेकर किसी भी सरकार ने कोशिश नहीं की। हरक सिंह के इस बयान से कांग्रेस को भी झटका लगा है, वो इसलिए क्योंकि लगातार कांग्रेस जोशीमठ आपदा के लिए सरकार को दोषी मानते हुए लगातार हमलावर नजर आ रही थी। हमने एक प्लानिंग नहीं करी है, उसके लिए फिर मैं कहूँगा कि लोग कहेंगे फिर किसी एक सरकार को दोषी। सारी सरकारें उत्तराखंड में बनने के बाद सारी सरकारें दोषी हैं इस बात को लेकर, केदार घाटी की आपदा को लेकर, उत्तरकाशी की आपदा को लेकर, आज जोशीमठ की आपदा को लेकर कोई एक सरकार दोषी नहीं है। सब सरकारें इसके लिए दोषी हैं, चाहे वो हमारी खुद की सरकार रही हो, चाहे मैं बीजेपी सरकार में रहा हूँ, चाहे कांग्रेस सरकार है, हम सब दोषी। इसलिए कि हमने
प्लानिंग नहीं की कि अगर डैम कहाँ बनने चाहिए, कहाँ नहीं बनने चाहिए। मैं ही नहीं करूँ कि बिजली का उत्पादन होना है, मैं सबसे ज़्यादा समझता हूँ। उत्तराखंड में 7 साल पहले 2015 में हुई दरोगा भर्ती में धांधली का खुलासा कर उत्तराखंड पुलिस ने 20 दरोगाओं को सस्पेंड भी कर दिया है। मगर अब विजिलेंस इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए अपनी तहकीकात कर रही है, जिसमें आए दिन नए खुलासे चौंकाने वाले हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2015 में हुई उत्तराखंड दरोगा भर्ती में धांधली की बात सामने आने के बाद इस मामले में जांच बैठाई गई, तो विजिलेंस के हाथों कई बड़े सबूत भी लगे, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस के 20 दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस भर्ती घोटाले की जांच अभी भी जारी है, जिसमें आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो दरोगा भर्ती में पैसों का लेन देन जमकर हुआ है। पेपर लीक करने वालों ने एक एक अभ्यर्थी से करीब 15 से 20 लाख रुपए तक वसूले थे। मतलब कहानी का पूरा सारांश देखा जाए तो दरोगा का पद पाने के लिए इस घोटाले में जमकर सेटिंग गेटिंग का खेल रचा गया था, जिसके बाद उन्हें दरोगा का पद मिला। शायद यही सोचकर पैसा लगाया गया होगा कि इतनी कमाई तो वो पद पाने के बाद खुद ही कर लेंगे। खैर, मामले में आगे बढ़ते हैं। दरअसल इस दरोगा भर्ती घोटाले का खुलासा UKSSC की भर्तियों के दौरान हुआ था। हाकम सिंह गैंग का खास आदमी, पदनगर विश्वविद्यालय का कर्मचारी दिनेश चंद्र तक जब STF पहुंची तो पूछताछ के दौरान दिनेश ने 5 पेपर लीक से जुड़े दरोगाओं के नाम बताए, जिसके बाद इन 5 नामों के आधार पर पूरे मामले का खुलासा किया गया और धांधली करने वाले 20 दरोगाओं तक विजिलेंस पहुंची। लेकिन इन 20 दरोगाओं तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं रहा। आरोप के आधार पर एक्शन नहीं लिया जा सकता था, जिसके बाद विजिलेंस ने पुख्ता सबूत जुटाने के लिए इन दरोगाओं के माँ बाप के बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी निकलवानी शुरू की, जिसके बाद पता चला कि दरोगा भर्ती की तारीख के आसपास कई खातों से बड़ी रकम निकाली गई है, जिसके आधार पर विजिलेंस का शक पुख्ता हुआ और फिर जांच आगे बढ़ाकर कार्रवाई की गई। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे घोटाले में दिनेश चंद्र की पैठ इतनी मजबूत थी कि जहां एक एक अभ्यर्थी से 15 से 20 लाख रुपए तक वसूले जा रहे थे, तो वहीं कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनसे 1 रुपया तक नहीं लिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि दिनेश के एक अभ्यर्थी के साथ खास संबंध थे, जिसके चलते उस अभ्यर्थी और उसके 2 अन्य साथियों से कोई पैसा नहीं लिया गया। और दिलचस्प बात ये भी है कि इन अभ्यर्थियों ने आखिरी समय में फॉर्म भरा था और बिना किसी तैयारी के ये दरोगा बन गए। लेकिन एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। कुछ ऐसा ही हाल इन फर्जी दरोगाओं के साथ हुआ और अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में विजिलेंस की जांच अभी भी जारी है। विजिलेंस की टीम 2015 की सीधी भर्ती से नौकरी पाने वाले दरोगाओं की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी प्रॉपर्टी से लेकर उनकी हर एक गतिविधि पर ध्यान रखा जा रहा है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों को डर सता रहा है। साल 2019 में चयनित वन दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी भी इन दिनों अधिकारियों और राजनेताओं के दर पर भटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा। चयनित अभ्यर्थियों की माने तो ना तो आयोग की तरफ से उनको कोई आश्वासन दिया जा रहा है और ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि उनकी सुध लेने को तैयार है। दरअसल साल 2019 में 319 वन दरोगा के पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें से 600 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हुआ था और अंतिम परिणाम आने से पहले ही इस भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। जबकि लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि जांच के बाद उनके भविष्य का फैसला तय हो पाएगा, लेकिन अभी तक ना तो जांच कंप्लीट हो पाई है और ना ही कोई फैसला लिया गया है। 316 हम अभ्यर्थी थे और इसमें 620 इसमें सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि इसमें फिजिकल होता है तो डबल होता है। तो अगर उनके कोई बच्चे मिलते भी तो हैं, आपके पास बैकअप है बच्चों का, आप दूसरी मैरिट भी कर सकते हो। और पहली बात, अगर उन्होंने री एग्ज़ाम भी लेना है, कुछ भी करना है, हमारा हक है कि हमें वो बच्चों का नाम बाहर चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें उन बच्चों का बाहर नाम चाहिए जिन्होंने चीटिंग करी है, जो हमारे साथ चीटिंग में बैठे थे, आज जिनके चक्कर से हम यहाँ बाहर सड़कों में दर दर भटक रहे, हमें उनके नाम चाहिए। आज वो हमें बोलते भाई मैं तो नाम भी नहीं दूंगा, तो उन्हें बोलो कि हमारे फालतू में ये टाइम पास मत करें हमारे साथ। 3 साल का हमें रिजल्ट चाहिए।
हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा पर महिला खिलाड़ियों के शोषण का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिला खिलाड़ियों के शोषण करने वाले आरोपी सांसद के खिलाफ भाजपा सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक देश की महिला खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। महिलाओं का शोषण, जो महिला जो भाजपा पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ, और ये लोग बेटी को पढ़ाने से तो क्या रहे, और इसी तरीके से ये महिलाओं का जो शोषण हुआ है, जिस तरह से भाजपा सांसद ब्रजभूषण साहब ने महिलाओं का शोषण किया है, इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए था। ये एक अन्याय है महिलाओं के ऊपर, और इसी विरोध में हमने आज यूथ कांग्रेस द्वारा हल्द्वानी शहर में भूषण साहब का एक पुतला दहन किया है, और हमारी एक ही मांग है कि महिलाओं के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। चंपावत के सीमांत बनबसा थाने को देश के 16,000 पुलिस थानों में से बेहतरीन काम करने के लिए तीसरा स्थान मिला है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बनबसा थाना प्रभारी लक्ष्मण जगवान को दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 2023 में सम्मानित किया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड पुलिस को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश में सुशासन और कानून व्यवस्था की स्थापना में अहम भूमिका निभाएगी। बड़ा हर्ष का विषय है, एक गौरव का विषय है, ये बताते हुए कि कल माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार के द्वारा हमारे जनपद के थाना बनबसा को भारत के 16,000 थानों में तीसरा स्थान देते हुए उनको कल सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे एसओ बनबसा ने जाकर वहाँ पर माननीय मंत्री जी के हाथों से वो पुरस्कार ग्रहण किया है। ये न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे जनपद के लिए, पूरा उत्तराखंड पुलिस के लिए गौरव का विषय है, जिसके लिए माननीय डीजीपी महोदय, आईजी महोदय सभी ने इसके लिए हमें बधाई भी दी है। पिछले 3 महीने से बारिश न होने के कारण पहाड़ी इलाकों में किसानों की फसलें पूरी तरह सूख चुकी हैं। लोहाघाट में किसानों ने चंपावत जिले के पहाड़ी इलाके को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि बारिश न होने की वजह से उनकी फसलों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, और तो और इलाके में सिंचाई की पूरी व्यवस्थाएं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो उन्हें मजबूरन आंदोलन करना होगा। मांग तो हमारी ये है कि जो किसानों ने लोन लिया है सबसे पहले वो माफ हो। दूसरी बात, जो इस समय किसानों ने कैश क्रॉप लगा रखी है अपने खेतों में, वहाँ वो पूरी तरह सूख गया है। जो भी पूरा इलाका चंपावत जिले की मैं बात करूँगा, तराई को छोड़कर, तो वहाँ जो ये किसान है जो लोन धारक है, इनको सहायता मिलनी चाहिए। और गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। रुड़की रेलवे स्टेशन पर बम निरोधक दस्ते की टीम ने सभी प्लेटफॉर्म पर डॉग स्क्वाड से गहनता से जांच की और पूरे रेलवे स्टेशन की तलाशी ली गई। इस मौके पर दस्ते के प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि 26 जनवरी के मद्देनजर ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान जारी है। जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ भी मतलब ये पब्लिक प्लेस हैं और भीड़ भाड़ लेकर सब जगह चेकिंग की जा रही है, चाहे बस अड्डा हो, रिलेशन हो, अन्य पब्लिक जो भी पब्लिक प्लेस हैं जहाँ गैदरिंग है वहाँ पे जो है सुरक्षा दृष्टि से चेकिंग की जा रही है। सर, आपके साथ में रामनगर के ग्राम फौजी कॉलोनी इलाके में मुखबिर की सूचना पर 10,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 300 नशे के इंजेक्शन और 1 राइफल बरामद की है। अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी बीसी भाकुनी ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। देखिए, रामनगर का रहने वाला सानू खान जो हमारे यहाँ का एचएस है और जिसकी स्मैक और एनडीपीएस एक्ट की तस्करी करने और लोगों को बेचने की काफ़ी शिकायतें थी, जो पूर्व में भी वांछित चल रहा था। इसके खिलाफ एक मारपीट का भी मुकदमा कायम किया गया था और जो हमारे थाने का 10,000 का इनामी है, कल इसको दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 300 इंजेक्शन और 1 देसी बंदूक बरामद हुई है। गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को नशा मुक्त जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। इस अभियान के तहत पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक घर से 9 पेटी अवैध शराब के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया। प्राप्त हुई थी हमें अवैध शराब की तस्करी की, तो इसमें टीम लगाई गई थी थाना पैठानी से, तो लगभग 10 पेटी के करीब जो है शराब इसमें बरामद हुई है। इसमें एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार।
वन विभाग के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी। 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य में शामिल करने का सरकार का लक्ष्य है। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की नीति पर हो रहा काम। पूर्व विधायकों के पहले संगठन के सम्मेलन में दिखी तीखी नोकझोंक। सरकार की आलोचना से बौखलाए राजेश शुक्ला ने बीच में ही छोड़ा सम्मेलन। हरदा समेत करीब 40 पूर्व विधायक रहे शामिल। जोशीमठ आपदा को लेकर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान से पार्टी हुई असहज। हरक ने जोशीमठ के हालातों के लिए सभी सरकारों को ठहराया जिम्मेदार। और दरोगा भर्ती घोटाले में नए खुलासे। पद पाने के लिए जमकर हुआ सेटिंग गेटिंग का खेल। एक एक अभ्यर्थी से लिए गए 15 से 20 लाख रुपए।